एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, एग्रीकल्चर फैकल्टी। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का अपना अगला टॉपिक है बीज, सीड। सबसे पहले बात करते हैं बीज की परिभाषा की। बीज किसे कहेंगे? हमें ये पता है कि बीज से नया पौधा बनेगा, तो हम कह सकते हैं लैंगिक व अलैंगिक विधि। हमें ये पता है प्रवर्धन की दो ही विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक विधि में अपन काम में लेते हैं बीज, कोई भी सीड दाना, और अलैंगिक विधि में कोई भी पार्ट भाग, पौधे का कोई भी भाग काम लेते हैं। इन दोनों से जब कोई नया पौधा बनता है या किसी भाग से कोई नया पौधा बनता है, उसे कहेंगे बीज। या हम बॉटनिकली परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं पुष्प का परिपक्व बीजांड। पुष्प का परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहेंगे। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो पौधे का कोई भाग कोई भी भाग जिसमें बीज हो सकता है और कोई वनस्पतिक भाग हो सकता है, जड़, तना और पत्ती हो सकता है, जड़, तना और पत्ती। पौधे का कोई भाग जो अपने समान स्वच्छ पौधे को जन्म देता हो। बीज कहलाता है। हमने बात की थी बीज की परिभाषा हो गई। इसके बाद बात करते हैं बीज से संबंधित कुछ संस्थान। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये स्थित है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपने भारत में बीज से संबंधित सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट संस्थान की बात करें तो NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम स्थित है नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1963 में, 1963 में। इसके बाद बात करें SSC, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। अपन राजस्थान में बात करते हैं राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम। यहाँ राजस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978, 1978 में, और ये स्थित है जयपुर में। राजस्थान में सीड्स RSS राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन स्थित है जयपुर में। स्थापना हुई थी 1978 में। इसके बाद बात करते हैं हम बीज अधिनियम। बीज अधिनियम के दो चीजें, एक तो बीज अधिनियम कब बना और एक लागू कब हुआ। बीज अधिनियम बना था 1966, 1966 में, और लागू हुआ था 1969, 1969 में। इसके बाद बात करें बीज आदेश। बीज आदेश आया था 1988 में। ध्यान रखना, सबसे पहले बात की थी हमने बीज की परिभाषा की। पुष्प का परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है, या पौधे का कोई भी भाग जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। बीज से संबंधित इंस्टीट्यूट की बात की थी इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जो स्विट्जरलैंड में है। NSC जो बार प्रश्न था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1963 में। इसके बाद राज्य की तो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, जयपुर में 1978 में स्थापना हुई थी। बीज अधिनियम बना था 66 में, लागू हुआ था 1969 में, और बीज आदेश आया था 1988
बीज आदेश आया था 1983 में, 1983 में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तम बीज की। उत्तम बीज कहेंगे जो अपने स्थानीय किस्म के बीजों की अपेक्षा 10 से 15% अधिक उपज देता हो तथा विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु के प्रति सहनशील हो। उत्तम बीज कहेंगे वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले दस से 15% अधिक उपज देती हो तथा विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु के प्रति सहनशील हो। उत्तम बीज कहेंगे जो विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु के प्रति सहनशील हो और स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देता हो। अगर बात करें उत्तम बीज के गुणों की, उत्तम बीज के गुणों की, उत्तम बीज का मुख्य गुण है आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। आनुवांशिक शुद्धता कहेंगे बीजों का आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना या एक किस्म में दूसरी किस्म के बीज नहीं होना। एक पर्टिकुलर किस्म में दूसरी किस्म का बीजों का नहीं होना आनुवांशिक रूप से शुद्ध कहलाता है। आनुवांशिक शुद्धता की बात करें तो बीजों में, उत्तम बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है 99.99%, 99.99% आनुवांशिक शुद्धता 99.9%। इसके बाद बात करते हैं भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता की बात है, भौतिक शुद्धता कहेंगे बीजों में दूसरी फसल खरपतवार के बीज तथा कंकड़ पत्थर, रेत आदि का नहीं होना। बीजों में दूसरी फसल के बीज नहीं होने चाहिए, खरपतवारों के बीज नहीं होने चाहिए, कंकड़ पत्थर रेत आदि नहीं होते तो उसे कहेंगे भौतिक रूप से बीज का शुद्ध होना। अशुद्धता की बात करें, अशुद्धता कहेंगे बीज के नमूने में दूसरी फसल के बीज होना, खरपतवारों के बीज होना, कंकड़ पत्थर आदि ये होना क्या कहलाता है? अशुद्धता। अगर सूत्र की बात करें तो बीज की शुद्धता प्रतिशत का सूत्र होगा शुद्ध बीजों का भार बटे में होगा कुल बीजों का भार गुणा 100, जो आएगी वो होगी शुद्धता %। अशुद्धता की बात करें कुल बीज प्रतिशत तो अपन यह मानते हैं 100 और माइनस शुद्धता प्रतिशत, जो भी आएगा वो आएगा अशुद्धता प्रतिशत। अगर सूत्र की बात करें शुद्धता की तो अशुद्ध बीजों का भार बटे में कुल बीजों का भार गुणा 100, ऐसे निकालेंगे अशुद्धता। नेक्स्ट बात करते हैं हम उच्च अंकुरण क्षमता। उच्च अंकुरण क्षमता की बात करें तो बीजों की अंकुरण क्षमता होती है 60 से लेकर 90% तक अंकुरण क्षमता होती है 90%। अगर सूत्र की बात करें हम, अंकुरण प्रतिशत का सूत्र होगा
अंकुरित सूत्र होगा अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या गुणा 100। अब हम बात करते हैं अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए नमूने में ली जाने वाली बीजों की संख्या अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए नमूनों में बीजों की संख्या कितनी ली जाती है। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के अनुसार तो ISTA के अनुसार बीजों की संख्या रखी जाती है 400 और NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अनुसार बीजों की संख्या रखी जाती है 200। अब हम बात करते हैं बीजों में न्यूनतम अंकुरण क्षमता। सबसे पहले बात करें हम मक्का की, तो मक्का के बीजों में न्यूनतम अंकुरण क्षमता होती है 90%। अगर हम बात करते हैं गेहूं की, गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों। गेहूं, जौ, जई, चना और सरसों में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होती है 85%। अगर बात की जाए धान की या चावल की, तो चावल में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होगी 80%। अगर बात करें हम बाजरा, मटर, उड़द, इनमें न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होगी 75%। अगर बात करते हैं हम सोयाबीन, तो सोयाबीन में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होगी 70%। अगर बात करें हम कपास और भिंडी, कपास और भिंडी की न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत 65%। और लास्ट बात करते हैं गाजर, कद्दू वर्गीय फसलें, गाजर, कद्दू वर्गीय, इनमें अंकुरण प्रतिशत होती है 60%। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले गुण की। बात करें हम चौथा वास्तविक उपयोगिता मान। रियल वैल्यू। वास्तविक उपयोगिता मान की बात करें तो इसका सूत्र रहेगा शुद्धता प्रतिशत गुणा अंकुरण प्रतिशत बटा में 100। शुद्धता प्रतिशत और अंकुरण प्रतिशत का जो रेशो रहेगा वही रहेगा वास्तविक उपयोगिता मान। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजों में नमी की मात्रा। बीजों में नमी की मात्रा, अगर नमी की मात्रा की बात करते हैं तो धान्य फसलों में, धान्य फसलें जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल आदि में नमी की या भंडारण के समय नमी की मात्रा रखी जाती है 12%। अगर बात करते हैं हम दलहन फसलों की, दलहन फसलें मूंग, मोठ, उड़द, चना, इनमें रखी जाती है 10%। और बात करते हैं तिलहन फसलों की, तिलहन फसलों में नमी की मात्रा रखी जाती है 6 से 8%। और ये सब रखी जाती है भंडारण के समय, भंडारण के समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन क्षमता की।
उत्तम बीज के गुणों में जीवन सत्ता का तात्पर्य है कि बीज के भ्रूण का जीवित होना या जीवित भ्रूण का होना, यही कहलाता है जीवन क्षमता। जीवन क्षमता का तात्पर्य भ्रूण से है और जीवन क्षमता की जांच के लिए या जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए टेस्ट किए जाते हैं टीजेड परीक्षण। जीवन क्षमता की जांच के लिए परीक्षण किया है टीजेड परीक्षण। टेट्राजोलियम क्लोराइड। टेट्राजोलियम क्लोराइड एक रसायन का नाम है जिसमें बीज के नमूने में जो बीज लेते हैं उन बीजों को 12 से 24 घंटों तक डुबोए रखा जाता है और इस घोल में डुबोने के बाद जीवित भ्रूण वाला या अंकुरण होने वाला दाना या जीवन क्षमता वाला दाना गुलाबी रंग का हो जाता है। गुलाबी या हल्के लाल रंग का होता है। जिस बीज में जीवित भ्रूण पाया जाता है वो हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके बाद एक बात करते हैं, हमने फर्स्ट बात की थी आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण GOT ग्रो आउट टेस्ट, GOT टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाए। आनुवांशिक शुद्धता के लिए हमें फसल को उगाकर देखना चाहिए कि कौन सी फसल उगे। आगे हम बात करते हैं बीज की पीढ़ियां या प्रकार की। बीज की पीढ़ियों की बात करें तो हमें सबसे पहले मूल केंद्रक बीज की प्राप्ति होती है। मूल केंद्रक बीज, और मूल केंद्रक बीज को उगाने के बाद हमें प्राप्त होता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज को उगाने के बाद हमें प्राप्त होता है आधार बीज। आधार बीज को जब आप ग्रो करेंगे हमें प्राप्त होगा पंजीकृत बीज, और पंजीकृत बीज को उगाने के बाद हमें प्राप्त होता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज। सबसे पहले हम बात करें मूल केंद्रक बीज हमें कहां से प्राप्त होता है, तो मूल केंद्रक बीज हमें प्राप्त होता है खेत से। हम एक अच्छी डाली वाले या अच्छी फसल वाले जो जिनकी लंबाई अच्छी हो, उनका बाली या दंगी ठीक हो, दाना ठीक हो, ऐसे हम पौधे को चुनें और उन बीजों को अलग करके हमें प्राप्त होता है मूल केंद्रक बीज। ये कम मात्रा में प्राप्त होता है। मूल केंद्रक बीज कम मात्रा में प्राप्त होता है और वैज्ञानिकों के पास उपस्थित होता है। वैज्ञानिकों के पास उपस्थित और सबसे महंगा बीज होता है जो है मूल केंद्रक बीज। जब हम मूल केंद्रक बीज को उगाएंगे तो उगाने के बाद इसकी अगली पीढ़ी होगी प्रजनक बीज, या हम कह सकते हैं मूल केंद्रक बीज की संतति। प्रश्न पूछा जाए मूल केंद्रक बीज की संतति है तो मूल केंद्रक बीज की संतति है प्रजनक बीज। अगर पूछा जाता है प्रजनक बीज किसकी संतति है तो प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज से बड़ा है, तो ये प्रजनक बीज मूल केंद्रक बीज की। प्रजनक बीज को ग्रो करने के बाद हमें प्राप्त होता है आधार बीज। उसके बाद प्रमाणित बीज। हमने पहले बात की थी आधार बीज को ग्रो करने के बाद हमें कौन सा प्राप्त होता है पंजीकृत बीज, और पंजीकृत से प्रमाणित बीज। लेकिन ये पंजीकृत बीज भारत में उगाया नहीं जाता, या ये पीढ़ी भारत में उगाई नहीं जाती। आधार बीज से भारत में सीधा कौन सा बीज प्राप्त होता है प्रमाणित बीज। पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो मूल केंद्रक बीज की शुद्धता होती है 100%, और जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाएगी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता कम होती जाएगी। प्रजनक बीज की शुद्धता होती है 100%, आधार बीज की शुद्धता होती है 95 से 98%, और प्रमाणित बीज की शुद्धता होती है 95 से 97%, या हम कह सकते हैं इसकी रहेगी 98% और इसकी होती है 95 से 98%। नेक्स्ट पूछे गए प्रश्नों में से हम बात करते हैं मूल केंद्रक बीज के थैलों पर जो टैग लगा होता है
उस टैग का रंग कौन सा होगा? मूल केंद्रक बीज के थैलों पर हमेशा बफ कलर, बफ रंग या रेगिस्तान जैसा बफ कलर, जो रेगिस्तान में मिट्टी दिखाई देती है ऐसा कलर लगा होता है। कुछ जगह कहा जाता है मूल केंद्रक बीजों पर कोई भी टैग लगा हुआ नहीं होता। अगर ऑप्शन में आता है नहीं होता है तो मूल केंद्रक बीजों पर टैग नहीं होता है। अगर पूछा तो कौन सा होता है तो लगभग बफ कलर का। बात करें प्रजनक बीज पर, प्रजनक बीज के थैलों पर टैग लगा होता है सुनहरा पीला, सुनहरा पीला। आधार बीज के थैलों पर टैग लगा होता है सफेद। प्रमाणित बीज के थैलों पर टैग लगा होता है नीला। और जो पीडी पंजीकृत बीज भारत में रजिस्टर्ड सीड नहीं पाता, इसके थैलों पर टैग लगा होता है बैंगनी, पर्पल कलर का। अगर बात करते हैं मूल केंद्रक बीज उगाया जाता है कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में, कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में, और उगाया जाता है अनुसंधान केंद्रों पर। इसके बाद प्रजनक बीज भी अनुसंधान अधिकारियों की देखरेख में कहता है और केवीके कृषि फार्म आदि पर उगाया जाता है। इसके बाद आधार बीज और प्रमाणित बीज। अगर बात करते हैं भारत में वर्तमान 12% किसानों के प्रमाणित बीज उपलब्ध होता है। अगर प्रमाणित बीज की उपलब्धता की बात करें तो 12% किसानों के पास ही प्रमाणित बीज उपलब्ध है। बाकी किसान TFL सीड, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड का प्रयोग करते हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। इस बीज में आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता और अंकुरण प्रतिशतता संतोषजनक होती है। या हम सीधा सा कहें TFL सीड किसे कहते हैं? हम गांवों में से दूसरे किसानों से अच्छी किस्म का बीज होता है उनसे हम ले लेते हैं, भाई यार आप वाला बीज देना अच्छा है, तो उसे कहेंगे TFL सीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी कहेंगे आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी पृथक्करण दूरी कहेंगे आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए फसल की दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसे कहेंगे पृथक्करण दूरी। दो किस्मों के मध्य अपने पास दो प्लॉट है, हमें इसमें कोई भी फसल बोनी है, जैसे गेहूं की फसल बोनी है, गेहूं की किस्म है सोनालिका और जोब 666 666। इन दोनों फसलों के मध्य, दोनों खेतों के मध्य दोनों किस्मों के मध्य दो दूरी रखी जाती है, उसे कहेंगे पृथक्करण दूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वपरागित फसलों में स्वपरागित फसलों में पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है। सबसे पहले बात करें हम आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए। हमें पता है आधार बीज किसे कहेंगे और प्रमाणित बीज किसे कहेंगे। आधार बीज के लिए आधार और प्रमाणित बीज, आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन। इन फसलों की बात करें गेहूं, जौ, जई, धान, मूंगफली और सोयाबीन, इन फसलों में आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 3 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए भी दूरी रखी जाती है 3 मीटर। नेक्स्ट हम बात करें चना, नेक्स्ट हम बात करें मूंग,
उड़द। मूंग और उड़द की फसल के लिए आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 10 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 5 मीटर। इनके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं चने की फसल के लिए। चने की फसल के लिए भी दूरी रखी जाती है 10 मीटर और 5 मीटर। ध्यान रखना, मूंग और उड़द खरीफ की फसल है और चना रबी की फसल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटर की फसल के लिए। मटर की फसल के लिए आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 20 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 10 मीटर। इसके बाद स्वपरागित फसलों में हम बात करते हैं सरसों की। तो सरसों की फसल के लिए आधार बीज की दूरी रखी जाती है 100 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है आधार बीज के लिए दूरी रखी है 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए रखी है 50 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपरागित फसलों की। परपरागित परपरागित फसलों के लिए आधार बीज और प्रमाणित। सबसे पहले बात करते हैं हम संकुल मक्का की। संकुल मक्का के लिए आधार बीज की दूरी पृथक्करण दूरी रखी जाती है 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 200 मीटर। इसी के साथ हम बात करें संकर मक्का की। संकर मक्का के लिए आधार बीज की दूरी रखी जाती है 600 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी रखी जाती है 300 मीटर। पहले पूछा भी गया है, संकर मक्का के लिए आधार बीज की दूरी रखी जाती है 600 मीटर। इसके बाद बात करें हम संकर बाजरा। संकर बाजरा में आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 200 मीटर। ध्यान रखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्याज की। प्याज की फसल के लिए आधार बीज में दूरी रखी जाती है 1000 मीटर और प्रमाणित बीज में दूरी रखी जाती है 400 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं गाजर की फसल में। गाजर में आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए रखी जाती है 800 मीटर। इसी के बाद हम बात करते हैं मूली और शलजम के लिए। मूली और शलजम के लिए, मूली और शलजम की फसलों के लिए आधार बीज की दूरी रखी जाती है 1600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए रखी जाती है 1000 मीटर। इसके बाद स्वपरागित और परपरागित फसलों के बाद एक फसल आती है बहुधा परपरागित फसल। बहुधा परपरागित फसलों में बात करते हैं हम संकर ज्वार, संकुल ज्वार और कपास की। संकर ज्वार के लिए आधार बीज और प्रमाणित बीज की दूरी रखी जाती है 300 मीटर और 200 मीटर। संकुल ज्वार की बात करें तो संकुल ज्वार में आधार बीज की दूरी रखी जाती है 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 100 मीटर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कपास की फसल में आधार बीज के लिए दूरी रखी जाती है 50 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए दूरी रखी जाती है 30 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं बीज उपचार की। बार बार पूछा जाता है दलहनी फसलों के बीज उपचार में पहले कौन सा रसायन काम करता है। दलहनी फसलों में बीज उपचार का मेथड रहेगा FIR। दलहनी फसलों के बीजों को सबसे पहले फंजीसाइड फफूंदनाशी से, उसके बाद इंसेक्टिसाइड कीटनाशी
और उसके पश्चात राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर सबसे पहले उपचार करेंगे फफूंदनाशी से, उसके बाद कीटनाशी से, उसके बाद राइजोबियम। इसका मेथड है FIR। इसके बाद हम बात करते हैं बीज सुसुप्तावस्था। बीज सुसुप्ता अवस्था बीज सुसुप्ता कहेंगे बीजों का किसी भी कारण से अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी या अनुकूल परिस्थितियां होते भी अंकुरित नहीं होना। बीज का सभी अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी अंकुरित नहीं होना। सीधा हम कहें तो बीज का किसी भी कारण से अंकुरण नहीं होना कहलाता है बीज सुसुप्तावस्था। अगर बात करते हैं बीज सुसुप्ता के प्रकारों की, तो बीज सुसुप्ता 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले की बात करें हम तो प्राथमिक सुसुप्ता, दूसरी की बात करें द्वितीयक सुसुप्ता, और तीसरी है बलकृत सुसुप्ता। प्राथमिक सुसुप्ता कहेंगे बीज का किसी प्राकृतिक कारण से अंकुरण प्रतिष्ठा हम बात करें बीज को बोने के बाद कोई भी वातावरणीय परिस्थितियां, कोई प्राकृतिक परिस्थितियां आती है जिसे बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, उसे कहेंगे प्राथमिक सुसुप्तावस्था। द्वितीय सुसुप्तावस्था कहेंगे बीज को कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पानी या बीज के ऊपर कठोर आवरण का होना, वो कहलाता है द्वितीय सुसुप्तावस्था। और तीसरी बात करते हैं बलकृत सुसुप्तावस्था। बीज का भूमि में अधिक गहराई पर जाने के बाद वापस ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए अंकुरित नहीं होगा और उसके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा या बल बढ़ जाएगा। बलकृत सुसुप्ता की बात करें तो ये पाई जाती है खरपतवारों में। बलकृत सुसुप्तावस्था पाई जाती है खरपतवारों में। किसे कहेंगे बलकृत सुसुप्तावस्था? बीज का भूमि में अधिक गहराई पर चले जाना और उसके ऊपर भार का बढ़ जाना है, अधिक बल का होना, जिससे बीज अंकुरित नहीं होगा। ये कुछ समय बाद खरपतवार के बीज कुछ समय बाद जब वापस ऊपर आते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। अगर बात करें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है जंगली जई में। जंगली जई। फिर बात करते हैं हम सुसुप्ता को तोड़ना। सुसुप्ता तोड़ना। सुसुप्ता तोड़ने की पहली विधि है खुरचना। जिन बीजों के ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है उस कठोर आवरण को खुरचकर तोड़ दिया जाता है, उसे कहेंगे खुरचना। दूसरी है चिलिंग तापमान। चिलिंग तापमान में हम बीजों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 12 से 24 घंटे तक रखते हैं, इसे कहेंगे पर चिलिंग तापमान। और तीसरी है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम मुख्य बात करते हैं पहले कपास के लिए। कपास के बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। कपास के बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरे हम बात करते हैं आलू। आलू की सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए थायोयूरिया। हमने बात की थी रसायनों में, और रसायनों में कपास और आलू दोनों की ही पूछी जाती है। कपास की है सल्फ्यूरिक अम्ल से और आलू की है थायोयूरिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स बीज, और दूसरा है रिकैल्सिट्रेट बीज। ऑर्थोडॉक्स सीड की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है
जिन बीजों को कम तापमान व नमी पर भंडारित किया जा सकता है। जिन बीजों को कम तापमान व कम नमी पर भंडारित किया जाता है और उनकी जीवन क्षमता नष्ट नहीं होती है। या हम कह सकते हैं जिन बीजों को कम तापमान या कम नमी पर रखने के बाद भी जीवित रहते हैं या अंकुरित हो जाते हैं उन्हें कहेंगे ऑर्थोडॉक्स सीड। उदाहरण की बात करें तो सभी खाद्यान्न फसलों के बीज कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। खाद्यान्न फसलों में धान्य, दलहन और हम इसके साथ भी तिलहन फसलों को भी मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिकैल्सिट्रेट बीज। वह बीज जो कम तापमान व नमी पर भंडारित करने पर अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, ऐसे बीज कहलाते हैं रिकैल्सिट्रेट बीज। उदाहरण के लिए देखें आम और नारियल। ऑप्शन में प्रश्न आ सकता है रिकैल्सिट्रेट बीज नहीं है तो आम और नारियल के बीज रिकैल्सिट्रेट हैं और ऑर्थोडॉक्स सीड है खाद्यान्न फसलों के जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जो भी फसलें खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, इनके बीज कहलाता है ऑर्थोडॉक्स सीड। और आम और नारियल का बीज जो कम नमी और तापमान पर भंडारित करने पर जीवन क्षमता उन्हें कहेंगे रिकैल्सिट्रेट बीज।